सबसे पहले देखते हैं कि आपके बुक के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्जामिनर ने आपको कुछ सिस्टम्स दिए हुए हैं और कुछ आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के ऊपर आपको इन्होंने सिस्टम्स दिए हुए हैं। पहला सिस्टम जो इन्होंने आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है टीपीएस। दूसरा इन्होंने आपको सिस्टम दिया हुआ है वो दिया हुआ है एमआईएस। तीसरा इन्होंने आपको सिस्टम दिया हुआ है वो दिया हुआ है डीएसएस। चौथा इन्होंने आपको सिस्टम दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उसके बाद जो है वो आपको इन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है स्पॉट सिस्टम। और उसके बाद इन्होंने आपको एक सिस्टम दिया हुआ है ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, इन सब के ऊपर जो है वो मेरी एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है और मेरा एक और लेक्चर भी जो है जो इंशाल्लाह आपको अपलोड हो जाएगा विद रिगार्ड टू दीज सिस्टम्स, और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से कवरेज हुई हुई है। तो आपकी ये दोनों चीजें कवर अप हो जाएंगी फ्रॉम दैट, और मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरा जो एरिया आपकी बुक के अंदर गिवन है वो गिवन है कम से कम दो किस्म की टर्मिनोलॉजीज जो है वो एग्जामिनर ने इंट्रोड्यूस की है, उसको समझने की जरूरत है, बल्कि तीन किस्म की समझ लें। पहला है डेटाबेस। ठीक है जी, पहला इन्होंने डेटाबेस किया है। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो इन्होंने इस्तेमाल की है वो की है डेटा वेयरहाउस। और तीसरी किस्म की जो इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए वो जो उन्होंने इस्तेमाल की है वो उन्होंने की डेटा मार्ट। ठीक है जी, पहला हो गया डेटाबेस, दूसरा हो गया डेटा वेयरहाउस और तीसरा हो गया डेटा मार्ट। सर डेटाबेस क्या होता है? देखिए, डेटाबेस जितनी भी वैल्यूज आपकी सॉफ्टवेयर जो डाइजेस्ट करता है वो जिस जगह करता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। आपने अक्सर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल यूज की होगी, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट भी यूज किया होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एक एक्सेस होता है, एमएस एक्सेस, ये डेटाबेस होता है एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेस है वो बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं अपने डेटाबेस के लिए, इसको हम बैकएंड कहते हैं अपनी जबान के अंदर, एक फ्रंट एंड है। और बिजनेस जो है, अगर आप बिजनेस के एंगल से बात करें तो बिजनेस बहुत सारा डाटा कस्टमर का ले रहा होता है और वो सारा डाटा ऑर्गेनाइज भी होता है, डिसऑर्गेनाइज भी होता है, स्कैटर्ड भी होता है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। और सारे का सारा जो वो डाटा होता है ना, ये एक डेटाबेस में जाके छुप जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सारा डाटा जो कि डेटाबेस के अंदर जाके छुप गया, स्कैटर्ड है, प्राइमरी है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम डीबीएमएस भी कहते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से वो सारे डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है उस सारे डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इंफॉर्मेशन में, ताकि हम क्या ले सकें, डिसीजंस ले सकें, डिसीजन ले सकें। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में कॉम्पिटिटर से ज्यादा जल्दी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को मैं कहूंगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर फॉर मी इट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मेरे पास वो एक ऐसा एमआईएस हुआ जो मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। और ऐसे सॉफ्टवेयर की मार्केट में कीमत भी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिस चीज की जरूरत होती है वो है स्पीड। अगर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर स्पीड नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर जल्दी से डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो बात बनती नहीं है। तो बात यह है कि सारे का सारा जो भी डाटा बेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सॉफ्टवेयर की मदद से, और वो हमें डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, इसको हम डाटा बेस कहते हैं। अब जरा यहाँ पे एक बात और भी समझिएगा, डाटा बेस क्या हुआ है। डाटा बेस जो है ना वो कोर होता है बिजनेस की इंफॉर्मेशन, कोर है। अगर मैं डाटा के बेस के हवाले से बात करूँ ना तो डीबी जो है ना ये कोर है, किसका, फॉर बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, मैं आपको हर वो पैराग्राफ को शॉर्ट करके बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए जरूरत का बाइस बन सकती है। ठीक है जी, बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए डाटाबेस जो है वो कोर है। फॉर एग्जांपल आप हमारा जो डाटाबेस है, फॉर एग्जांपल फोकस पॉइंट के डाटाबेस की बात करें तो उसमें क्या क्या आ रहा होगा, उसमें स्टूडेंट का नाम आ रहा होगा, स्टूडेंट के फादर का नाम आ रहा होगा, जो जो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे ली, हमने उसको प्रोसेस किया हुआ वो एक डाटाबेस में जाके उसको एक वैल्यू असाइन होगी।
इसी तरीके से दराज.pk पे जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इंटरनेट पे कहीं पे भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिस वेबसाइट पे आप दे रहे हैं उस वेबसाइट का एक सर्वर है, उसका बैकअप एक डेटाबेस है। वो डेटाबेस पे जाके उसकी वैल्यू गिरती है। फॉर एग्जांपल उसका नाम, उसकी पेमेंट मेथड, उसने जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं उसकी ऑर्डर हिस्ट्री, उसका उसका जो है वो सर्च, उसका लॉग, वो कितने टाइम पे वेबसाइट पे रहा, कहाँ कहाँ शिफ्ट हुआ, क्या क्या चीज खरीदी, कहाँ कहाँ से जो है वो विड्रॉ हो गया, उसकी साइन अप डिटेल्स, हर चीज। और इस डाटा को इस्तेमाल, जब वो डाटाबेस, सारा डाटा डाटाबेस के अंदर आ गया, तो इस डाटाबेस की अहमियत हो जाती है। आपको पता है जो हैकर्स होते हैं वो उनका उनका काम वेबसाइट को हैक करना नहीं होता, डाटाबेस को हैक करना है। देखिए असल असल ट्रेजर तो वहां पे है, आपकी जो असल गोल्ड है वो तो वहां छुपा हुआ है डाटाबेस के अंदर। मैंने वेबसाइट हैक करके क्या करना है, मैंने तो पीछे जाके उसकी डाटाबेस से उसकी वैल्यूज निकालनी। और बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का डाटा बेस से डाटा निकाल कर उसको आगे फैला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग वाले ये देख रहे होते हैं यार इतने ऑर्डर्स जो है वो पर्टिकुलर कस्टमर ने ऑर्डर कर लिए हैं, इसका मतलब है कि हमें इसी कस्टमर को री मार्केटिंग करना चाहिए, किसी सिमिलर प्रोडक्ट उसको जो है वो देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेजोन पे जाके अगर आपने स्टीफन कवी की एक किताब ली, तो मार्केटिंग वाले बोलेंगे यार अगर इसने एक किताब ली तो हो सकता है कि स्टीफन कवी की इसको दूसरी किताब की भी जरूरत हो। अगर आपने सैमसंग की एक प्रोडक्ट ऑर्डर करी तो हो सकता है कि सैमसंग का, अगर आपने टीवी ऑर्डर करा तो मार्केटिंग वाले डाटाबेस की मदद से उसको देखेंगे कि अच्छा अगर इसने सैमसंग का टीवी ऑर्डर किया तो हो सकता है कि उसको सैमसंग का जो है वो एसी भी चाहिए, उसको हो सकता है उसको सैमसंग की कोई और प्रोडक्ट भी चाहिए, उसमें और भी इंटरेस्ट हो सकता है। सिमिलर प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल भी करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपके पास रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, या आपके पास आ रही होती हैं कि यू मे लाइक अदर प्रोडक्ट्स। तो ये कैसे बता रहा होता है कि डाटाबेस खुद ब खुद, अभी तो मैं आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूँ ना, मार्केटिंग वाले जाके करते हैं। एडवांस तरीका ये है कि डाटाबेस अपने आप को खुद ब खुद फिल्टर आउट करके आपको रिकमेंडेड चीजें उसी वक्त रियल टाइम पे दे रहा होता है। ये खुद ब खुद, ये कैसे हो रहा होता है, आपके डाटा की बेसिस के ऊपर। आप मुझे डाटा दोगे, मैं उसको फिल्टर करूंगा, तो ही मैं आगे आपको मजीद चीजें रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। सेल्स वाले क्या देख रहे होते हैं, सेल्स वाले हाई वॉल्यूम देख रहे होते हैं, कस्टमर्स से रिलेटेड हाई वॉल्यूम देख रहे होते हैं कि यार हमें हाई वॉल्यूम कहाँ देखना कर, इस बंदे ने 2 प्रोडक्ट्स ली हैं तो इसका मतलब है कि ये हाई एंड फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर है दूसरे कंज्यूमर के मुताबिक मुकाबले में, तो वो आपको इस तरह पिच कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइनेंस वाला डाटा जो है वो फाइनेंस अपना इस डाटा को इस्तेमाल करके अपनी बजटिंग कर सकती है। आपका जितना भी बजटिंग से रिलेटेड जितना भी आपने एरिया पढ़ा है एमएफए के अंदर, ये बजट के बेसिस के ऊपर होता है, इस डाटाबेस के बेसिस के ऊपर। आप सोचें, योर database is showing you the number of orders that is being received from the, for example, particular class of the customer, and you are required to make the budgeted, for example, sales. So based on the ordering of the data जो कि स्टोर्ड है आपके डाटाबेस के अंदर, आप बजटेड सेल्स निकाल सकते हैं। आपको आराम से पता चल सकता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कितने आने वाले, उसमें जो है वो ऑर्डर होंगे। तो बजट के अंदर इसी तरीके से, बजट के बाद सेल्स बजट के बाद आपको पता है प्रोडक्शन बजट, उसके बाद यूजेज बजट, उसके बाद मटेरियल परचेज बजट। डाटाबेस इज द कोर ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन। तमाम की तमाम बजटिंग जो है वो डाटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपके फाइनेंस वाले इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो ये देख सकते हैं कि अच्छा इसकी अगर इतनी ऑर्डरिंग आ रही है तो हमें इतना स्टॉक भी तो चाहिए होगा, हम स्टॉक कैसे निकालें। अगर हमारे पास जो डाटाबेस से अगर इतना ऑर्डर आ रहा है तो हमें स्टॉक को भी, इसके बाद मतलब ये है कि वो अपने सप्लायर्स को भी इंगेज करेंगे। तो याद रखिएगा कि डाटाबेस पे अगर कोई वैल्यू गिर गई, डाटाबेस के ऊपर अगर कोई वैल्यू गिर गई, तो डाटाबेस की वैल्यू गिरने के बाद उसको फाइनेंस वाले लोग, उसको ऑपरेशंस वाले लोग, उसको सेल्स वाले लोग, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग वाले लोग, सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। और फिर अकॉर्डिंगली स्टॉक को भी मेंटेन करते हैं, अकॉर्डिंगली सप्लायर्स को भी मेंटेन करते हैं, अकॉर्डिंगली सबको इंगेज कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ, बीइंग द टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन डाटाबेस को इस्तेमाल करने वाला जो कंपनी है ना, वो अमेजोन। इसको मैंने यूट्यूब पे ऊपर इसकी वीडियो भी बनाई, आपके साथ शेयर करूंगा, लाजमी देखिएगा। जबरदस्त तरीके से वो जो है ना डिमांड को कैलकुलेट करता है, डाटाबेस के जरिए ही करता है, डाटाबेस के जरिए करता है, जबरदस्त तरीके से करता है। मैं आपको इसकी बल्कि एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। देखिए अमेजोन क्या कहता है पता है, अमेजोन ये बात करता है, अमेजोन ये बात करता है कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर जो है, हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर क्या ऑर्डर करने वाला है। आप समझे बात को, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, ये अमेजोन इस चीज को फेंक चुका है। आप कह रहे हो कि सर मैं आऊंगा
और आपके पास इंक्वायरी करूंगा तो डेटाबेस के अंदर वैल्यू गिरेगी तो कंपनी जो है वो उसको प्रोसेस करेगी। अमेजोन कह रहा है ये तो अब आएगा और फिर डालेगा तब पता चलेगा ना, हमें तो आने से पहले चाहिए। ऐसा क्या हम काम करें कि कस्टमर हमारे पास आया ही नहीं और हमें पता चल रहा है कि वो आने वाला है। अब ये कैसे पता चले? उसने क्या किया, उसने अमेजोन ने एक स्मार्ट डस्टबिन क्रिएट करी और उसने स्मार्ट डस्टबिन अपने सारे कस्टमर्स को वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने सोल्ड आउट कर दी। पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए अवेलेबल थी, सोल्ड आउट कर दी। स्मार्ट डस्टबिन का मतलब ये है कि आपके घर में वो डस्टबिन है। अब आपने फॉर एग्जांपल अमेजोन के स्टोर से एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट ली, आपने डेयरी मिल्क यूटिलाइज करी, कंज्यूम करी और उसका रैपर जाहिर सी बात है आप डस्टबिन में फेंकेंगे। डस्टबिन का जो सिस्टम है ना वो अमेजोन के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। अब अमेजोन को ये पता चल गया कि एक बंदे ने चॉकलेट खाई है और उसने डस्टबिन के अंदर उसका रैपर फेंक दिया। जब रैपर फेंक दिया उसका मतलब है उसकी डिमांड जो है वो आने वाले कुछ दिनों में आने ही वाली है। आप समझ रहे हैं बात? इस तरह उसने कस्टमर के आने से पहले डेयरी मिल्क की डिमांड उसके पास पहुंच गई। तो अमेजोन ने डिमांड की फुलफिलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया कि डिमांड पता चले ताकि मैं सप्लाई जो है वो इनेबल करूं। आप समझ रहे हैं बात को? ये होता है डेटाबेस की पावर। उस डेटाबेस को अपने डस्टबिन के साथ कनेक्ट कर दी। आप समझ रहे हैं? अब आप भी सोच रहे होंगे कि आप भी कुछ इस तरह के डस्टबिन ले लें, लेकिन वो डस्टबिन इतनी कॉस्टली है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है स्मार्ट डस्टबिन उसके अंदर सिस्टम्स लगे हुए। तो ये याद रखिएगा कि कंपनी इस लेवल पे जाकर डेटाबेस पे काम कर रही है। अब सवाल ये सर, डेटा वेयर हाउस क्या है? अमेजोन का डेटा वेयर हाउस भी है। डेटा वेयर हाउस का मतलब ये है कि तमाम कंपनी का, तमाम डिपार्टमेंट का, तमाम डिवीजन का डेटा जो है ना वो एक सेंट्रलाइज जगह पर आ जाए ताकि मुझे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। तमाम डिवीजन, तमाम सब्सिडरीज, तमाम आउटलेट्स, तमाम 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 किस्म की जितने भी डिवीजन है जिसको हम एसबीयूज कहते हैं। डेटा वेयर हाउस को समझने के लिए आपको एसबीयूज का समझना बड़ा जरूरी है। एसबीयूज का मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, अ सब्सिडरी, एन आउटलेट, अ डिवीजन, आप ब्रांचेस, इन सबको हम एसबीयूज कह सकते हैं। तमाम डाटा जो है ना, तमाम डाटा एक सेंट्रलाइज शक्ल इख्तियार कर ले ताकि मुझे जो है वो वैल्यू चेन के अंदर सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा था ना परचेजिंग, वो परचेजिंग का मुझे हेल्प मिले, कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हो और तमाम मैनेजर्स जो है वो आसानी से तमाम डाटा अक्रॉस जो है वो एंटरप्राइज वो एक ब्रॉड व्यू ले सकेगा। अच्छा ये तमाम डाटा, क्योंकि डाटा इज अ न्यू ऑयल, डाटा इज अ न्यू ऑयल एंड डाटाबेस इज अ फैक्ट्री जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, जहाँ पे डाटा प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे डाटा मैन्युफैक्चर होता है। डाटा इज अ न्यू ऑयल, डाटा जिसके पास है उसकी जीत हो जाती है। तो अगर सेंट्रलाइज डाटा मेरे पास होगा तो मेरे पास जो है वो एक ब्रॉड व्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा लोग? ब्रॉड व्यू आ जाएगा। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर मेरे पास डाटा नहीं होगा तो मैं एक आइसोलेटेड किस्म की बातें कर रहा हूँ। तो डाटा वेयर हाउस का मतलब ये है कि तमाम पूरी कंपनी का डाटा एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए, उसको मैं डाटा वेयर हाउस कहता हूँ। डाटाबेस का मतलब सिंपल सिंपल एक छोटा सेगमेंट डाटाबेस पे आ गया, तमाम कंपनी का जितने भी सर्वर्स हैं तमाम डाटा अगर एक जगह आ जाएगा तो मैं उसको डाटा वेयर हाउस कहता हूँ। और डाटा वेयर हाउस के अंदर भी आपको पता है सॉफ्टवेयर होते हैं जो तमाम तरह के डाटा को जो है ना वो प्रोसेस करते हैं, क्विकली, फास्टली, कॉम्प्लेक्स किस्म के डाटा को। देखिए डेटाबेस इटसेल्फ कुछ भी नहीं, यू नीड टू हैव द सॉफ्टवेयर टू रन दिस काइंड ऑफ अ डाटा। डाटा वेयर हाउस भी इटसेल्फ कुछ नहीं है, यू नीड टू हैव अ सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस द डाटा फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस एक अम्ब्रेला बन जाती है। तो ये बात समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, वेयर हाउस के अंदर जो है ना वो डाटा मार्ट्स होते हैं, यानी कि डाटा मार्ट आप समझ लें कि सबसेट ऑफ द डाटा वेयर हाउस है। डाटा मैट का मतलब ये हो गया कि कुछ स्पेशल किस्म के डाटा वेयर हाउसेस होते हैं, सबसेट्स ऑफ अ डाटा वेयर हाउस, जो कि एक सिंगल एरिया ऑफ द डाटा को जो है वो फॉर एग्जांपल डील कर रहा हूँ। यानी कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं एक डाटा मेरा कस्टमर से रिलेटेड है, कस्टमर की भी टाइप्स हैं, सेगमेंट्स हैं, किसी खास सेगमेंट को डील करो तो उसको मैं डाटा मार्ट कह देता हूँ। इसकी बहुत बड़ी, इसके ऊपर पूरी की पूरी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि इतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। डाटा मार्ट इज अ सबसेट ऑफ डाटा वेयर हाउस, और डाटा वेयर हाउस काफी सारे डाटाबेस से मिलकर एक अक्रॉस द बोर्ड जो है ना वो एक सिस्टम बनता है, उसको मैं डाटा वेयर हाउस कहता हूँ। और डाटा मार्ट इज अ सबसेट ऑफ द डाटा वेयर हाउस। तो ये दिमाग में आप समझने की कोशिश करिएगा किस तरह की इंफॉर्मेशन कंपनीज इससे निकाल सकते हैं, ये भी समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे पर्पस होते हैं। एक इसमें बहुत अच्छा पर्पस होता है, जो ये मैं सारा काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के जरिए, जो डाटा वेयर हाउस को और सॉफ्टवेयर के जरिए डेटाबेस को प्रोसेस करवा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे पर्पस होते हैं। इसका एक पर्पस सीआरएम होता है, बहुत सारे पर्पस होते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मेरा कस्टमर जो है वो क्या खरीद रहा है, क्या हिस्ट्री क्या है उसकी, वो कितना जो है वो
कितनी कितनी लॉन्ग परचेजिंग कर रहा है, कितनी महंगी परचेजिंग कर रहा है, कितनी दफा फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिट टू द वेबसाइट, की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं, कस्टमर को रिटेन करना भी होता है, कस्टमर की एक्सटेंशन भी होती है, कस्टमर की रीसेलिंग भी होती है। वो पर्पस आपके गिवन नहीं है, क्योंकि सीआरएम का एक पूरा अलग से टॉपिक है जो कि आपकी स्कोप ऑफ द सिलेबस से बाहर है। लेकिन सीआरएम का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। इन सारे सॉफ्टवेयर का मैं आपको सॉफ्टवेयर का बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट जो सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका पर्पस क्या है, सीआरएम होता है। पहला सीआरएम है। दूसरा फ्रॉड डिटेक्शन, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई अनयूजुअल डाटा आपको इसके अंदर मिल जाता है, कोई आउटलायर्स मिल जाते हैं, तो आप फ्रॉड डिटेक्शन भी आपका एक पर्पस होता है। दूसरी बात प्रोडक्ट की एनालिसिस, अब ये कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, तो प्रोडक्ट की जो एनालिसिस है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है इसके अंदर। उसके अलावा आपके पास होता है एसेट मैनेजमेंट। यार हमारा सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर आपके जो हैं आपके सामने, और उनका सबसे बड़ा जो इनटेंजिबल एसेट है वो डाटा ही है। तो हमारे डाटा की भी सही तरह मैनेजमेंट हो रही है या नहीं हो रही, तो ये भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा बच्चा लोग कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डाटा को लेकर, और वो इसलिए डाटा वेयरहाउस, डाटा मार्ट और डेटाबेस के ऊपर मेहनत करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि हमारे पास डाटा जल्द से जल्द आ सके। तो ये बात दिमाग में रखिएगा बच्चा लोग कि आईटी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिस जिस स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज किया है और जिस तरीके से आगे बढ़ा है, दुनिया इसकी निशानदेही खास तौर पे आफ्टर द एडवेंट ऑफ द कोविड 19 के बाद आपको पता है हर वो स्मॉल मिनी बिजनेस जिसका आईटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, वो भी अब आईटी के अंदर आके अपने आप को डेटाबेस, सर्वर्स, वेबसाइट्स, फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी की चीजें, एप्स के ऊपर वर्किंग, डेवलपर्स को हायर करना, कोड करना, इन सारी चीजों को अब लोगों का एक डिस्कशन हमारे पास बन चुका है। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ छोटे पैमाने पे काम करते थे, लेकिन अब हम बड़े पैमाने पे काम करते हैं। अब हमें जो है वो इंट्रानेट हो गया, डेटाबेस हो गया, आपका एक्स्ट्रा नेट हो गया, हमारे पास आईटी सिस्टम्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो टॉल से फिल्टर कर दी है। आपको पता है ना, टॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या फर्क है। टॉल जो है वो उसके अंदर हायरार्की लेवल आप देखिए कितना बड़ा होता है, फ्लैट के अंदर हायरार्की लेवल हमें पता है कि कम होता है, फ्यू मिडिल मैनेजर्स होते हैं फ्लैटर के अंदर, इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस्ड ऑल। एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आपके जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करती है। पहले टॉल स्ट्रक्चर था, अब फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया है। पहले ह्यूमन मैन पावर की अहमियत ज्यादा होती थी, अब आप सिर्फ नॉलेज वर्कर्स हायर करते हो, बाकी सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आईटी कंट्रोल्स के हवाले से। देखिए, जब हमारे पास, आपको पता है कि जब पूरी दुनिया के अंदर फ्रॉड्स की तादाद ज्यादा बढ़ने लगी, तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया। जब फ्रॉड की तादाद ज्यादा बढ़ने लगती है तो कंपनी ऑर्डिनेंस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। जब फ्रॉड की तादाद ज्यादा बढ़ने लगती है तो हमारी ऑडिट आइजाज स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी तरीके से जब आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत ज्यादा होने लगी, उसके और फिर लोगों ने नए नए तरीके निकाले, तो फिर कंट्रोल्स निकलना भी शुरू हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपकी बुक के अंदर जो थ्रेट्स गिवन है कि आईटी सिस्टम को कौन कौन से और किस किस तरह के थ्रेट्स हैं। सबसे पहला जो आईटी सिस्टम्स को, जो सिक्योरिटी सिस्टम्स को जो थ्रेट है और जो रिस्क है, यानी कि थ्रेट्स और रिस्क, जो रिस्क है वो पहला जो रिस्क और पहला जो थ्रेट है ना, वो ह्यूमन एरर का है, जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जाहिर सी बात है सबसे बड़ा रिस्क सिक्योरिटी सिस्टम का ऐसा है कि ह्यूमन एरर, इंसान ने ही कोई ऐसी गलती कर दी, कोई डाटा सिस्टम के अंदर डाल दिया। आपसे कभी कभी एक फाइल डिलीट हो जाती है, आपने डिलीट का बटन दबाया, फाइल डिलीट हो गई, चलो रिसाइकल बिन में आ जाती है, लेकिन एक बंदे ने शिफ्ट के साथ डिलीट दबाया और वो फाइल तो परमानेंटली डिलीट हो, आप कहते हैं या अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया। ह्यूमन एरर्स, देयर इज अ रिस्क टू द सिस्टम, दे मे डिलीट, परमानेंटली डिलीट ऑल द फाइल्स जो कि आपको जरूरत हो सकती है, और आपके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। आपको मतलब बिल्कुल एक जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने कोई एक ऐसा बटन दबा दिया जिसमें आपका प्रॉब्लम हो गया। कभी कभार आपको याद हो, जब हम छोटे थे, हम बायोस के अंदर चले जाते थे, बायोस के अंदर कोई ऐसी हम रिकवरी फाइल चला देते थे, पूरा विंडो उड़ गई तो सेव भी नहीं हुई। तो कभी कभार इस तरह की चीजें हमारे पास ऐसी हो जाती है। ह्यूमन एरर के अंदर सबसे बड़ा एरर पता है क्या है? नॉट टू हैव द एंटीवायरस इंस्टॉल्ड on your system and to take easy all the threats and the risks which may be the concern for you। तो आगे जाके कुछ वायरसेस पढ़ेंगे
ये भी हमारी तरफ से एक ह्यूमन एरर है, और ये इंटेंशनल एरर है, ठीक है ना, ये इंटेंशनल चीज आ जाती है। तो एक तो सबसे बड़ा रिस्क हमारे पास ह्यूमन एरर है। दूसरा हमारे पास रिस्क टेक्निकल एरर है, जो मैं आपको अभी बात कर रहा था। इसको इस एंगल में भी आप ले सकते हैं, टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर का मतलब ये है कि कभी कभार हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, चूंकि मेरा तो आप समझ लेना कि चूंकि टेक्नोलॉजी से भी लिंक्ड है, तो सुबह शाम जो है ना वो डेवलपर्स और आपके जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, उन्हीं से बातचीत चल रही होती है। तो मैं देखता हूँ अक्सर डेवलपर्स प्रैक्टिकली, मैं बता रहा हूँ आपको, अक्सर ऐसी चीज कर देते हैं जो कि आप समझ लें कि सारे डाटा को उड़ा देती है। लेकिन डेवलपर्स की प्रैक्टिस में ना एक चीज होती है, याद रखिएगा, डेवलपर की प्रैक्टिस में क्या चीज होती है कि वो जब भी कोई एक, अपनी जबान में बता रहा हूँ, कि जब भी वो कोई भी डाटा के ऊपर काम करेगा ना, तो आपकी आसान जबान के लिए समझा रहा हूँ, वो अपना बैकअप जरूर छोड़ देगा। क्योंकि उसको पता है कि मेरे एक एक लाइन से, एक इंटर से सारी चीज गायब हो सकती है, सब कुछ गायब हो सकता है। समझ में आ रही बात? अगर आप इसी एग्जांपल समझ लें, मैंने एक कॉपी फाइल को कॉपी किया और मैंने उसको जो है वो पेस्ट करने की कोशिश करी, और वहां पर ऑलरेडी एक फाइल पड़ी हुई है, तो मुझे विंडो ने एरर दे दिया और गलती से मैंने उसको ओवरराइट कर दिया, तो कहानी खत्म हो गई। अब मुझे तो दोनों फाइलें रखनी थी। तो हमेशा हम जो है ना वो जो रिपोजिटरी सिस्टम जो होते हैं, वो हम डायरेक्टरी जो क्रिएट करते हैं ना, वो एक सबसे डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। यानी कि एक ऐसी डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं टेक्निकली, जो कि उस फाइल का उससे लेना देना ही नहीं होता। तो डेटाबेस और सारा जो 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 हमारा जो भी हमारी कोडिंग्स होती हैं, जो भी प्रोग्रामिंग होती हैं, वो हम एक अलग सर्वर पर क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकली एक बात बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि टेक्निकल एरर हो ही ना, क्योंकि टेक्निकल एरर हो गया सारा का सारा सिस्टम चला गया। एक और भी हमारे पास थ्रेट होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। ये भी आप समझ लें कि रब की तरफ से कोई ऐसा अर्थक्वेक आ गया, कोई ऐसा डैमेज हो गया, कुछ फ्लड आ गया, आपका सारा डाटा हो गया। इसलिए आपको पता है कि हम जो है वो टर्शियरी स्टोरेज की भी तरफ जाते हैं, हम लोग ऑफलाइन स्टोरेज की भी तरफ जाते हैं। हम अपना डाटा, पहले तो आपको पता है हार्ड ड्राइव और यूएसबी के अंदर सेव होता था, अब हम उस पर भी यकीन नहीं करते, अब सारा डाटा सर्वर पे जा रहा था, ड्राइव पे, आपकी जो है वो स्टाइल ड्राइव पे, वन ड्राइव पे, आपके ड्रॉप बॉक्स के ऊपर सारा डाटा हम फेंक रहे होते हैं। और कभी कभार तो कुछ कंपनी ऐसी होती है कि उनका डाटा इतना सेंसिटिव होता है कि वो थर्ड पार्टी ऐप से इस्तेमाल नहीं करती, वो अपना स्टोरेज खुद क्रिएट करती है और अपने ही वेब पे फेंक रही होती है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि नेचुरल डिजास्टर में कॉज योर डाटा लीड टूवर्ड्स द डैमेजिंग ऑफ द डाटा। इसके अलावा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो सकती है, जिसको हम हैकिंग कह सकते हैं। कोई क्रिमिनल जो है वो डैमेज भी आपका हो सकता है, और टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना डाटाबेस की अहमियत। आप सोचा अगर नादरा का डाटा कल की तारीख में चोरी हो जाए तो आप किधर खड़े हैं? सारा पाकिस्तान उसके हाथ में आ गया जिसने डाटाबेस चोरी कर दी। सब पता है, रंग, नस्ल, कम्युनिटी, एज, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, जितनी भी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रेकअप वाइज, सब चीज उसको पता चली। कि क्रिमिनल डैमेज से भी जो सेंसिटिव इदारे होते हैं वो बहुत सेफ रखते हैं टेक्नोलॉजिकली। एक होती है आपकी जो बुक के अंदर दी हुई है डेलिबरेट करप्शन। एक ऊपर जो है ये थोड़ा सा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैकिंग है, जिसमें क्रिमिनल टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। और एक जो करप्शन जो गिवन है, जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है डेलिबरेट करप्शन, इसका मतलब ये है कि इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ रैंसम इकट्ठा करना है, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, और इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ तंग करना है। आप इसको यूं कह सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल डैमेज का पर्पस रैंसम नहीं होता, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ डाटा को इस्तेमाल करके आपके मुल्क के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना है, कुछ ऐसी चीज जो कि आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान पहुंचा सकती है। तो डेलिबरेट करप्शन इज काइंड ऑफ द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ हैकिंग, और इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना होता है, जो कि हम यूजुअली देखते भी हैं अपनी फील्ड के अंदर। एक सिस्टम, एक रिस्क, ये तमाम किस्म के जो है ना, ये आप यकीन कर रहे हैं कि ये कुछ भी इस सेंस में नहीं है जो मैं अब लिखवाने जा रहा हूँ, और वो है लॉस ऑफ की पर्सनल। आपको पता है कि आपकी जो आईटी के अंदर जो सबसे बड़ा अहम किरदार जो होता है, वो होता है डेवलपर। एक ऐसा बंदा जो आपके सिस्टम पे काम कर रहा हो, किसी भी वजूहत की वजह से, वो आपने उसको लॉस कर दिया, आपकी वजह से, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, या उसको किसी और कंपनी से ऑफर आ गई, और वो आपके पास चला जाता है ना, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। क्यों? क्योंकि वो आपका वो एक तो नॉलेज लेकर गया है आपके साथ, एक नॉलेज जो उसके पास थी वो लेकर गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो वो चीज जिसने जो उसको नुकसान पहुंचाएगा वो ये कि आपका सिस्टम भी पूरा करके नहीं गया। और अब आपके पास दूसरा ऐसा बंदा सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, खासतौर पर आईटी के अंदर, दूसरा रिप्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो व्हेन यू विल बी फॉर एग्जांपल लूजिंग ऑफ योर की पर्सनल, दैट इज अ बिगेस्ट थ्रेट फ्रॉम माय एंगल, जो है वो रिस्क है टू द सिस्टम। और उसके बाद जो है वो क्रिमिनल डैमेज है, जो मेरा ख्याल है। ये सबसे अहम चीज होती है कि डेवलपर्स को एंगेज करना, क्योंकि ये
की पर्सनल्स होते हैं और आपका सारा डाटा, सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एक शिफ्ट के ऊपर चली जाती है। अब जाहिर सी बात है, इतने थ्रेट्स है तो उनकी जाहिर सी बात है कंट्रोल्स भी हैं। कंट्रोल्स आपके पास जो है वो आपकी बुक के अंदर दो तरह के, जो कि आप ऑडिट के अंदर भी पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम इसलिए जाया नहीं करूंगा क्योंकि ऑडिट बहरहाल इसको कवर अप करती है। एक जनरल कंट्रोल्स है, हमें पता है, एक जनरल कंट्रोल्स है और एक एप्लीकेशन रिलेटेड कंट्रोल्स है। जनरल कंट्रोल्स का मतलब ये है कि ये कॉमन है तमाम किस्म के सिस्टम के लिए, तमाम किस्म के सिस्टम्स पे अप्लाई होंगे। ये तमाम ऑल आईटी सिस्टम्स के ऊपर जो है बच्चा लोग अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, जनरल कंट्रोल्स का मतलब यही, आईटी में ऑडिट में आपने पढ़ा होगा। एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब है स्पेसिफिक टू आईटी सिस्टम। ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं। जनरल कंट्रोल्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फिजिकल सिक्योरिटी लगा दी है कंट्रोल्स के ऊपर, ठीक है ना, जैसे हम बैंक्स के अंदर देखते हैं कि भाई जब तक कोड नहीं लगाएंगे तब तक एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा जो है वो आपने आईटी ऑपरेशंस के अंदर में कोई फिजिकल प्रोटेक्शन लगा दी, गार्ड्स वगैरह बैठा दिए कि चाहिए सेफ है, यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। ये नेटवर्क जहाँ सर्वर पड़ा हुआ है वहां पर आप बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकते, कोई फिजिकल प्रोटेक्शन लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपने नॉन फिजिकल प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फायरवॉल्स लगा दिए, पासवर्ड्स लगा दिए, एडमिन का एक मेन पासवर्ड आपने लगा दिया, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है जी। आपके अंदर सॉफ्टवेयर के फायरवॉल्स भी होते हैं। आपको पता है फायरवॉल का मतलब एक ऐसी दीवार आपके सिस्टम और मॉडेम के दरमियान में जो कि कोई भी इंट्रूडर को इन नहीं होने देती। आपने फायरवॉल्स ऑन कर लिया। अब तो पहले तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमें लेनी पड़ती थी, अब तो बिल्ट इन विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के फायरवॉल्स रियल टाइम प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इसके अलावा आपने अपने प्रोग्राम्स को अपडेट रखा ताकि जो सिस्टम्स, जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो अपडेट दे रही होती हैं, वो अपडेट के अंदर ऐसे तमाम किस्म के वायरसेस और जो कि पहले रिलीज हो चुके हैं उससे रिलेटेड तमाम किस्म के जो बग्स होते हैं उसको अपनी अपडेट के अंदर खत्म कर देती है। तो यू आर वेरी मच, आप देखते हैं कि हम अपडेट भी उसको करते रहे। पाकिस्तान के अंदर तो अपडेट ही बंद कर देते थे कि विंडोज ही अपडेट ना होगी, तो करेक्ट वर्जन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड होता है हर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, जो कंपनीज होती है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करनी हो, उसको अपडेट रखें ताकि बग्स हम कर सकें। जैसे हम मोबाइल के अंदर अपने एंड्रॉइड के वर्जन अपडेट कर रहे होते हैं ना, ताकि हमारे पास एक नए फीचर्स और सिक्योरिटी पैचेस जो है वो इसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो सके। इसी तरीके से इनका भी अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जनरल सिस्टम से। और एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब ये है कि रिलेटेड टू दी जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर डाटा वैलिडेशन चेक एक नॉर्मल है कि डाटा वैलिडेशन चेक हम लोग जो है वो लगाते हैं डाटा इनपुट के ऊपर। और ये क्या है ऑडिट के अंदर आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। अच्छा, जनरल आईटी कंट्रोल्स के अंदर कुछ और भी फॉर एग्जांपल कंट्रोल्स के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल डोर लगा देना, जो है वो ग्लास विंडोज लगा देना। इसके अलावा आप स्मोक डिटेक्टर लगा सकते हैं कि कोई आग आए तो आप जो है वो स्मोक डिटेक्शन हो जाए। इसके अलावा सिस्टम्स के अंदर अलार्म सिस्टम्स होते हैं कि अगर आपका कोई इंट्रूडर जो है वो उस सिस्टम के अंदर आने की कोशिश करे तो वो सिस्टम जो है वो फौरी तौर पे सर्वर को चेंज करके दूसरे सर्वर पर शिफ्ट हो जाए, अलार्म सिस्टम जो है वो बंद जो है वो स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा आपके पास जो है वो ट्रेनिंग्स होती हैं कंट्रोल्स के अंदर, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि स्टाफ्स को दी जाती है कि किस तरह की जो है ना वो आपने समझ लें कि किस तरह से आपने बचना है, किस तरह आपने पासवर्ड्स किसी को नहीं देना, किस तरह आपने सिस्टम्स को लॉग आउट करना है, किस तरीके से आपने जो है वो किस्म की ट्रेल्स क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपने अपने सिस्टम्स को सेव करना है। ट्रेनिंग्स दी जाती है, रेगुलर जो है वो ड्रिल्स हो रही होती है। इसके अलावा फिजिकल प्रोटेक्शन भी बहुत होती है। मैंने देखा है कि आपके सब तमाम किस्म के कैमरे सिस्टम्स होते हैं, नेटवर्किंग्स होती हैं, तमाम एक सेफ साइट पे होती हैं। फिर उसको जो है वो इंटरनल एक यूपीएस के जरिए उसको पावर दी जाती है, फिर एक मेन यूपीएस के जरिए पावर दी जाती है, फिर इसको मेन यूपीएस को जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, जनरेटर को भी एक अलग बैकअप दिया जाता है। तमाम किस्म की सिक्योरिटीज जो एनालिस्ट के साथ काम करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से ये तमाम किस्म के जनरल कंट्रोल्स हम लोग लगाते हैं ताकि कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। बार कोड सिस्टम होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, रेटिना के जरिए आप अंदर जाते हैं ताकि किसी भी किस्म कोई भी एक ऐसा इंट्रूडर ना आ जाए जो आपके डेटाबेस को कर रहा हो। और आखिरी में जब कोई भी चीज नहीं बचती तो फिर इंश्योरेंस कवर करवा लेते हैं कि अगर लॉस हुआ तो भाईजान हमें जो है वो सिस्टम्स के इंश्योरेंस चाहिए। तो ये चूंकि आप ऑडिट के अंदर फिर कह पढ़ चुके होंगे तो मैं डिटेल में नहीं गया, और एप्लीकेशन कंट्रोल तो बहरहाल आपको पता ही है। ठीक है जी। तो पासवर्ड्स के ऊपर आपकी बुक में काफी बात करी है। एक और सिस्टम्स, एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो जनरल आईटी कंट्रोल है, इसके अंदर दो तीन चीजों के ऊपर आपकी बुक ने बात करी है। एक तो पासवर्ड्स हैं, और पासवर्ड्स के अलावा एक चीज बात की गई है इनकरप्शन के ऊपर। देखिए इनकरप्शन क्या चीज होती है,
इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि डाटा को उस फॉर्म में लेकर आया जा सके जो कि थर्ड पार्टी रीड ना कर सके, कोडेड फॉर्म में यूजुअली डाटा होता है, और उसको डिक्रिप्ट ना कर सके। और डाटा जैसे आप व्हाट्सएप की चैट पे देखते हैं, आपको लिखा हुआ आता है ना कि कन्वर्सेशन बिटवीन एंड टू एंड आर एनक्रिप्टेड, इसका मतलब है कोई भी पढ़ नहीं सकता, आप दोनों के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। यानी कि आप अगर किसी को हेलो लिखते हैं ना, तो आपको हेलो नजर आ रहा है, वो एक्चुअली बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट हो गया और उसने कन्वर्जन करके आगे जो है वो रीडेबल फॉर्म में पढ़ा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मिस्टर ए है, यहाँ मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो है वो हेलो लिखा, तो हेलो जो है वो मिस्टर बी के बाद बाइनरी कोड में कन्वर्ट होके इसको हेलो दिखेगा और आपको हेलो दिख रहा है। जो बीच का है ना, बीच का अगर कोई बंदा यहाँ पर मिस्टर सी है, आपकी कन्वर्सेशन ब्रेक भी कर दी, तो उसको हेलो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बाइनरी कोड के अंदर ट्रेवल कर रहा है। सिस्टम जो है वो कोड के अंदर ट्रेवल फेंक रहा है, और वहां जाकर इवन व्हाट्सएप भी क्लेम करता है कि अगर व्हाट्सएप भी सी है ना, तो व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता आपके डाटा को, क्योंकि वो बाइनरी कोड के अंदर ट्रेवल कर रहा है। बीच में अगर इंट्रूडर आके ले भी लिया, तो उसको ऐसा दिख रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि यार वो कोड आपने भेजा किया, मैंने लिखा किया है उसने हेलो, हेलो सिर्फ मिस्टर बी को ही नजर आएगा। ये काम नैनो सेकंड पे हो रहा है। तो इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि तमाम आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं बैकअप के ऊपर भी, डाटाबेस के ऊपर भी इंक्रिप्शन लगी हुई होती है। अब साइकोलॉजिकली तो एक बहुत लेवल के ऊपर इंक्रिप्शन लगी हुई होती है, वो मैं आपको अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी जो है ना, वो हैकर्स जो होते हैं ना, वो पहले माइंड को पढ़ते हैं, अच्छा इसने यूं किया तो इसने यूं किया तो इसने यूं किया। तो हैकर्स के माइंड को पढ़ने के बाद कंट्रोल जो है वो लगा दिए जाते हैं। जिस तरह वायरस को समझने के बाद एंटी वायरस आते हैं, इस तरह हैकर्स के दिमाग को पढ़ने के बाद एंटी हैकर्स आते हैं और इसको करते हैं। तो इंक्रिप्शन एक बहुत अच्छी फॉर्म होती है, ताकि आपके तमाम किस्म के सॉफ्टवेयर काम को इंक्रिप्टेड फॉर्म यानी कि कोडेड फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में रख देती है, और जब आपको पढ़ना आता है तो आप उसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फायरवॉल्स होते हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के। आपको पता है कि फायरवॉल्स हो चुके हैं, मैं इस पर बात भी कर चुका हूँ। तो हमारे पास फायरवॉल्स होते हैं, फायरवॉल्स की मदद के जरिए भी हम अपनी रियल टाइम प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं, और कोई भी किसी भी अननोन सोर्स से या कोई भी अननोन पब्लिशर से या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर क्रैक वर्जन भी अगर आप फायरवॉल खोल के खोलेंगे, तो वो मना कर देगा कि यार ये वाली फाइल जो है ना भाईजान, ये आप इसको ना चलाएं, क्योंकि ये आपका जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है। तो फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन, पासवर्ड, ये आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं बच्चा लोग कुछ कंप्यूटर वायरसेस के ऊपर। और कंप्यूटर वायरसेस जो है वो आपको एग्जाम में, मैं समझता हूँ कि एमसीक्यूज के अंदर ये टॉपिक आ सकता है कि कंप्यूटर वायरसेस कितनी तरह के होते हैं। और मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मैंने आपको ये जो हमारी ई क्विज की एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर से रिलेटेड तमाम किस्म के एमसीक्यूज दे दिए हैं, तो आप लाजमी उसको ट्राई करिएगा। आपकी बुक के अंदर कम से कम 6 किस्म के जो है ना वो वायरसेस दिए हुए हैं। पहला जो है उन्होंने दिया हुआ है ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्सेस। दूसरा इन्होंने आपको दिया हुआ है वॉर्म्स, ठीक है जी। तीसरा इन्होंने आपको दिया हुआ है ट्रैपडोर्स, ठीक है। चौथा इन्होंने आपको दिया हुआ है लॉजिक बॉम्ब्स, ठीक है जी। पांचवा इन्होंने आपको दिया हुआ है टाइम बॉम्ब्स, और छठा इन्होंने आपको दिया हुआ है डिनाइल ऑफ सर्विस दिया हुआ है, लेकिन इसको डीडोस कहते हैं, ठीक है जी। डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, डिडोस का अटैक होता है, और इसको डीडोस कहते हैं यूजुअली। अब ये क्या होते हैं सर, 6 किस्म के वायरसेस, इसको भी पढ़ लेते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस पता है क्या होता है? ट्रोजन हॉर्सेस का मतलब ये है कि दिखने में तो वो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन पीछे से फाइल चल रही है। एक एमएस ऑफिस की फाइल है, आपने इसको सेटअप को कैरी आउट करा, जैसे ही वो फाइल चली, आपको लग रहा है सिस्टम चल रहा है, लेकिन पीछे पे डिस्गाइज होता है, यानी कि ये बेस बदल कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि सामने तो आपको लग रहा होगा कि वर्किंग हो रही है, लेकिन पीछे से वायरस अपना काम कर रहा होता है। और ऐसा वायरस काम करता है कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद जो है वो सीक्रेटली आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर रहा होता है। तो ये ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, जो कि दिखने में तो बिल्कुल लेजिबल और लेजिटिमेट होते हैं, लेकिन ये पीछे से अपना काम कर रहे होते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन और इसकी टेस्टिंग एक क्विज के अंदर डाल दी है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टेस्टिंग और डेफिनेशन नहीं दे रहा, इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल दी है। तो हमने ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स एक ऐसा, आप समझते हैं कि ऐसा जो है वो डिजीज है, इन्फेक्ट है, कि ये नेटवर्क के ऊपर काम करता है। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी चला जाएगा। नेटवर्किंग होती है ना, नेटवर्किंग क्या करती है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ती है। तो वॉर्म का मतलब ये है कि वो आपके सिस्टम को तो इन्फेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन वो आपके सिस्टम से निकलकर नेटवर्किंग के अंदर जितने सिस्टम है ना, वो उसको भी इन्फेक्ट कर रहा होगा। इन्फेक्ट करने का मतलब है फाइल्स उड़ा रहा होगा, फाइल्स उठाकर हैकर्स अपने सर्वर पे कॉल कर रहा होगा ताकि आपको ब्लैकमेल कर सके, फाइल्स को डिलीट कर रहा होगा, या उसका कोई टास्क होगा उसके जरिए आपको ब्लैकमेल करेगा, बट बार वो इन्फेक्ट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कर रहा होगा। तो वॉर्म्स एक स्पेशल किस्म का एक वायरस होता है। ट्रैप डोर्स क्या होते हैं? ट्रैप डोर्स एक ऐसा पॉइंट होता है सिस्टम में जो कि
यूजुअली छोड़ा जाता है ताकि कंट्रोल्स को क्या किया जा सके, बाईपास किया जा सके। और ये डेवलपर्स और कोडर्स ही छोड़ते हैं जानबूझ के एक ऐसा ट्रैप डोर का मतलब कि अगर आपने जो है वो उसके जरिए उस पॉइंट को अगर आपने ट्रिगर किया या उस पॉइंट को ट्रिगर करवाया तो आपका तमाम कंट्रोल्स बाईपास होकर वो बंदा आपके डेटाबेस में घुस जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए, इसको ट्रैप डोर कहते हैं। और ये ट्रैप डोर जो है ना, मतलब अगर उसने हैकर्स ने जाल बिछा दिया और आप उस डोर के अंदर फंस गए तो तमाम कंट्रोल जो है वो बाईपास कर देगा और डायरेक्ट आप डेटाबेस पे पहुंच जाएंगे, यानी कि हैकर जो है वो तमाम उस पे डेटाबेस पे पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा, तमाम वायरस ऑटोमेटिक रन नहीं करेंगे, आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन होगा। तमाम की नेचर डिफरेंट है, ठीक है। एक बंदा बाईपास कर रहा है, एक बंदा दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट कर रहा है, एक बंदा आपको दिखने में कुछ और लग रहा है, पीछे से कुछ और है, लेकिन बगैर आपके एक्शन परफॉर्म किए हुए कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ पीसी को ऐसे देखते रहे, जिंदगी में वायरस नहीं आएगा। आप कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई फाइल खोलेंगे, कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, कोई फाइल डाउनलोड करेंगे, कुछ अटैचमेंट्स खोलेंगे, कुछ देखेंगे तो ही चीज होगी, अदरवाइज नहीं होती। तो ट्रैप डोर्स भी एक किस्म का वायरस होता है। लॉजिक बॉम्ब और टाइम बॉम्ब में दोनों में एक छोटा सा फर्क है। लॉजिक बॉम्ब का मतलब यह है कि कोई सर्टेन इवेंट होने के बाद वो चीज हो जाए। टाइम बॉम्ब का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, रात को 12 बजे के बाद वायरसेस आ रहे हैं। ये 90s के जमाने में बहुत चीज चलती थी, तमाम लोग अपना जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो कॉपी करते थे। रात को 12 बजे के बाद आएगा, यानी कि रात को 12 बजेंगे और वायरस फैल जाएगा। ये टाइम बॉम्ब होता है, यानी कि एक सर्टेन इवेंट टाइम बॉम्ब के लिए टाइम हुआ। लॉजिक बॉम्ब के लिए जरूरी नहीं है कि टाइम हो, भी सकता है टाइम बॉम्ब हो, लेकिन जरूरी नहीं है टाइम हो। एक सर्टेन इवेंट अकर होगा और उसके बाद वो वायरस जो है वो अपना काम स्टार्ट करेगा। और वो सर्टेन इवेंट कुछ भी हो सकता है, आपका क्लिक भी हो सकता है, आपका एक चीज का देखना भी हो सकता है, आपका एक फाइल का ज्यादा देर तक देखना भी हो सकता है, आपके सिस्टम को दो दफा शट डाउन करके रीस्टार्ट करना भी हो सकता है, आपके लिए टाइम भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है। एक कोई दो कंडीशंस कंबाइन भी हो सकती है, दो कंडीशन कंबाइन होंगी तो वो आपसे वायरस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, लॉजिक बॉम्ब्स और टाइम बॉम्ब्स भी इसमें फर्क होता है टेक्निकली, एक में टाइम है और एक में कोई और कंडीशन है। डीडोस अटैक क्या होता है? ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, ये वेब बेस्ड वायरस होता है। और इसके ऊपर भी मैंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको दूंगा, वो भी लाजमी देखिएगा। डीडोस अटैक का मतलब ये है कि मैंने कुछ सिस्टम जनरेटेड इतने इनपुट्स क्रिएट कर दिए कि मेरा जो वेबसाइट है ना वो बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग फोकस पॉइंट का step.focuspoint.com खोलते हैं तो फोकस पॉइंट एज अ सिस्टम नोज हाउ मेनी ट्रैफिक विल दिस सिस्टम बी इनकॉर्पोरेटेड। अगर अचानक से कुछ 10-15 हज़ार 20,000 की क्यूरीज सिस्टम्स के ऊपर आ जाएंगे तो कोई भी सिस्टम जो होगा वो नीचे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात? आप देखें आई कैप की वेबसाइट जो है वो रिजल्ट वाले दिन क्यों नीचे आ जाती है? इसलिए क्योंकि जो डेटाबेस है और जो पीछे सर्वर है ना वो उसकी ब्रेंडविड्थ जो है ना वो फुल हो जाती है। एक ऐसा ट्रैफिक आ जाता है जो कि वो बेयर नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, वो बेयर नहीं कर पा रहा। आप फिजिकल स्टोर में भी चेक कर लें, फिजिकल स्टोर में अगर रश बढ़ जाएगा तो लोग बोलेंगे ना बाहर निकलो यार, थोड़ा सा मतलब थोड़ा इस तरीके से कंजेस्शन हो गई है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वायरस का मसला, और इतने लोग आ जाएंगे तो स्टोर भी मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये भी तो एक समझ लेना कि आप जो ऑनलाइन जो जा रहे हैं वो भी ऑनलाइन एक स्टोरी है, उसका भी एक सर्वर, उसकी भी ब्रांडविड्थ है। अगर ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा? इसी तरीके से डिडोस अटैक की कोशिश क्या होती है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अच्छा, उसमें डिडोस अटैक में और आईकैप की वेबसाइट में फर्क है। आईकैप वाले दिन जेन्युइन बंदा जा रहा होता है देखने के लिए अपना रिजल्ट, डिडोस में जेन्युइन नहीं होता। ये नंबर ऑफ फेक अटैम्प्ट्स इस तरह की क्रिएट करवाते हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर एक ट्रैफिक आ जाता है और वेबसाइट जो है ना वो डाउन टाइम देना शुरू कर देती है। तो डिडोस अटैक को जो है वो भी रोका जाता है। और डिडोस अटैक को रोकने का पता है क्या तरीका है? आपने देखा होगा, फोकस पॉइंट की वेबसाइट के ऊपर भी लगा हुआ है, अक्सर वेबसाइट के अंदर आप देखते हैं जिसमें आपको पजल्स वगैरह चूज करवाए जाते हैं और लिखा जाता है आई एम नॉट अ रोबोट। करवाया जाता है ना वो इसलिए क्योंकि अगर फेक एंट्रीज क्रिएट हो भी गई ना तो वो रोबोट, जब तक वो रोबोटिक मैकेनिज्म आप उसको क्लियर नहीं करेंगे, उस सिस्टम को आप क्लियर नहीं करेंगे, तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर मैंने सिस्टम्स को क्रिएट करवा भी दी, 10,000 इंक्वायरीज फेक भी दी, तो वहां पे रुक जाएगा। इसलिए क्योंकि सिस्टम के जरिए मैंने इन्फिल्ट्रेट किया है सिस्टम को, तो सॉफ्टवेयर के जरिए इन्फिल्ट्रेट किया। 10,000 बंदे हैं थोड़ी, मैंने तो 10,000 फेक एंट्रीज पे की, तो फेक एंट्री आ गए, जाहिर सी बात है सिस्टम होगा तो सिस्टम रोबोट पे तो रुक जाएगा ना। वो चार जो है वो ब्रिज चूज कर सकेगा, ना वो आई टू आई कांटेक्ट कर सकेगा, ना वो बिल्कुल आजकल तो एक नया एक सिस्टम निकला है जबरदस्त किस्म का एंट्री सिस्टम। इसको भी एक नाम कहते हैं, इसका भी मैं नाम भूल रहा हूँ, बट मैंने यूट्यूब पे जरूर डिस्कस किया, एक अच्छा सा नाम है इसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, डीडोस अटैक को कैंसिल करने के लिए। कि आप क्या करते हैं कि बिल्कुल वन से लेकर वन को मिलाते हैं, तो वो इसके अंदर एक सब्जेक्टिव ह्यूमन माइंड चाहिए होता है, इस वजह से डीडोस अटैक यहाँ पे फेल हो जाता है। तो ये आपको फायरवॉल लगाने पड़ते हैं इस तरह के, ताकि आप कंप्यूटर वायरस से बच सके। अच्छा, इसके अलावा आपकी बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई हैं जिसको एंटीवायरस का नाम दिया गया है, और ये भी मैंने आपको उसके अंदर क्विज के अंदर कवर अप कर दिए। एंटीवायरस का काम क्या होता है? सर, एंटीवायरस डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है?
वायरस को। एंटीवायरस रिपोर्ट करता है, मैनेजर्स को एक अच्छे एंटीवायरस जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं और उस वायरस को आइसोलेट कर देते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहा है। आपने देखा होगा क्विक स्कैन होता है, डिटेल स्कैन होता है, इसके अंदर ये तमाम किस्म की चीजें आ रही होती है। तो ये बात बच्चा लोग आपको समझने की जरूरत है। एक हमारे पास कंट्रोल के अंदर एक और बहुत अच्छी चीज गिवन है जो कि हम समझते हैं कि कंट्रोल्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है और वो है आईटी ऑडिट। आईटी का ऑडिट भी आजकल बहुत ज्यादा इन इस सेंस में हो रहा है कि भाई आपने कंट्रोल तो लगा दिया लेकिन कंट्रोल सही इफेक्टिव है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? ये हमें इंटरनल ऑडिट की टीम बताएगी जब वो आईटी का ऑडिट करेगी। और आईटी का ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिटर नहीं कर सकते, इसमें आपको आईटी के एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जिसने आईए सिस्टम पे, नेटवर्किंग पे, और इनकी कमांड होती है आईटी सिस्टम्स के ऊपर और वो इसी पे काम करते हैं, पर्टिकुलर सिस्टम्स के ऊपर ही काम करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे इंडिपेंडेंट फ्रीलांस तो नहीं कह सकते, एक्सपर्ट कह सकते हैं। और आपको याद हो, मुझे याद नहीं आ रहा, आइजा 601 है या 600 है, टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, इस तरह का कुछ इसका नाम है। मैं अगर गलत हो रहा हूँ तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा इसको। तो वो आइजा ऑडिट बिल्कुल आपको अलाउ करता है, स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि अगर किसी काम में अगर आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, चाहे वो वैल्यूएशन सर्विसेज हो या चाहे वो आईटी हो, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो हम इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं और हम ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आईटी टीम के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको हम एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कहते हैं और ये बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, होती है और होनी भी चाहिए। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजों के बारे में अलर्ट कर दिया जाए जो कि कंट्रोल की वीकनेसेस होती हैं, जो कंट्रोल के फेलियर्स होते हैं, वो एक्सेप्शन में एक रिपोर्टिंग क्रिएट हो जाती है कि यार आपके ये फेलियर्स हैं, अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि ये रियल टाइम बेसिस के ऊपर भी हो सकती है और आईटी ऑडिट जो ऑडिट करती है उस पर भी वो एक एक्सेप्शन रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट रिपोर्ट क्रिएट करके मैनेजमेंट को सबमिट कराती है कि ये कंट्रोल के अंदर आपके आईटी के अंदर इस तरह की कंट्रोल्स के अंदर वीकनेसेस और एक्सेप्शन रिपोर्टिंग भी हमारा जो सिस्टम है उसको क्रिएट करना चाहिए। तो ये बात जो है चलो आपने दिमाग में रखिएगा। एक और बात भी दिमाग में रखिएगा कि रिपोर्ट क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट क्रिएट हो गई और मैंने अगर अमल दरामद नहीं किया या मैंने कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट नहीं करा तो उस रिपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं, उस सिस्टम का भी कोई फायदा नहीं है। तो रिपोर्ट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी बुक में लिखी गई है कि एज अ डायरेक्टर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर टू प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट। और एसेट यानी कि डाटा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, लीगल ड्यूटी है टू सेफगार्ड द कंपनीज एसेट ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। यानी कि उसकी जिम्मेदारी है किसकी, डायरेक्टर की, कि वो डाटा को यानी कि वो तमाम किस्म की जो कंट्रोल्स हैं उसको ना सिर्फ इंप्लीमेंट करेगा बल्कि मेंटेन भी करेगा और मॉनिटर भी करेगा, इंक्लूडिंग आईटी कंट्रोल। इसलिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि कोई डाटाबेस अगर हैक होता है, कोई डाटा हैक होता है, कोई वेयरहाउसेस को वो सही तरह नहीं कर सकता, कोई वायरस आ जाता है तो उसके तमाम एसेट्स निकल जाएंगे और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो चालक वो डायरेक्टर की होती है। तो यहाँ तक हमने अकाउंटेबिलिटी भी देखी कि जो डायरेक्टर्स हैं उसकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टर्स की भी अकाउंटेबिलिटी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो आईटी सिस्टम यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चा लोग आपके पास और जो चीजें गिवन है वो एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर एग्जामिनर ने आपसे बड़ी डिटेल बात करी है। इसके अंदर ब्लॉकचेन भी थोड़ा बहुत आता है। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर बात करी है, ई कॉमर्स के ऊपर बात करी है, इसके अलावा ई बिजनेस के ऊपर बात की गई है, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर बात की गई है, बीलॉक यानी कि ब्लॉक्स के ऊपर बात करी गई है, विलॉक्स के ऊपर बात की गई है। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो एग्जामिनर ने आपको बताया गया है कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट कैसा आएगा। बहरहाल आपके पढ़ने की चीजें हैं लेकिन उसके अंदर से कुछ चीजें मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिलीज कर दूंगा। और तो ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।